बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वैल्यू न्यूज़ के प्रोग्राम मेहमान ख़ास के साथ मैं हूँ इकरार रियाज। आज के हमारे गेस्ट हैं ग़ुलाम अली अज़हर साहिब। आपने बहुत कम अरसे में डिजिटल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में अपना खूब नाम बनाया और आप CEO हैं कलर विंग्स के। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहूँगी, मैं खुद पर्सनली भी आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि कितना कठिन मरहला था जब आपने सोचा कि आप अपना बिज़नेस करेंगे, क्योंकि आपको क्या ये ख़तरात लाहक थे कि जब इंसान अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसे नाकामी से भी दो चार होना पड़ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं आपके वसातत से, आपके चैनल की वसातत से अपनी फ़ील्ड में, अपनी इंडस्ट्री में कुछ पैगाम दे सकूं आपकी वसातत से, और थैंक यू वेरी मच। मैंने अपनी कैरियर का आगाज़ जो है वो जॉब से किया और जॉब के दौरान मैंने एजुकेशन भी साथ कैरी ऑन की। जब मैं जॉब शुरू की तो मैंने मास्टर किया हुआ था, मास्टर इंग्लिश में, और उसके साथ साथ फिर मैंने LLB किया। फिर मैंने जॉब के दौरान मैंने MBA किया, और मेरी पूरी लाइफ में जो पूरी जर्नी है उसमें मैंने एक टाइम में मिनिमम तीन चार काम किए हैं। जब मैं बिल्कुल ग्रेजुएशन नहीं की थी तो तब मैं साथ टीचिंग करता था और साथ पढ़ता भी था, साथ में टीचिंग भी करता था। तो अपनी अर्निंग का जो सिलसिला है वो अपने उसी के अंदर ही मैनेज करता था। तो कोई भी काम जो है वो उसके अंदर हर्डल्स भी आती हैं, ऑब्स्टेकल्स भी आती हैं। तो स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई, क्योंकि बिल्कुल लाहौर का ही नहीं पता था हमें। और सबसे पहले हमने चीज़ों को प्रोब किया, चीज़ों को सर्च आउट किया, इसको अंडरस्टैंड किया, फिर बिज़नेस को अंडरस्टैंड किया। तो बिल्कुल हमारे लिए एक न्यू था। मोटर बाइक पे हम लाहौर आए थे। 1998 से मैंने ये सफ़र शुरू किया। अच्छा। और स्टार्ट से ऑनवर्ड कोई 98 से लेके 2006 तक मेरी एक जॉब है, जो पाकिस्तान में हम उस वक़्त पायनियर थे आउटडोर इंडस्ट्री के। और पायनियर्स होने के नाते से पाकिस्तान में सिर्फ हमारे पास आउटडोर साइनेज के लिए जो टेक्नोलॉजी थी वो सिर्फ हमारे पास थी। तो उस वक़्त इंडस्ट्री पूरी, यानी अफ़गानिस्तान से भी मेरे पास लोग काम करवाने आते थे, कराची से लोग मेरे पास काम करवाने आते थे। तो मेरा कोई कंपेटिटर नहीं था उस वक़्त। एक कंपेटिटर थे जो वो मलेशिया से करवाते होते थे, तो पाकिस्तान में सिर्फ हमारे पास होती थी। और हम 2 साल तक इसके अंदर पायनियर ही रहे। 2 साल बाद फिर 2000 में हमारे कंपेटिटर्स ने हमारी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग कोई मशीन्स लेके आए। फिर उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह चल ये सिलसिला रहा। तो स्टार्ट से लेके अप टिल नाउ मुझे बेशुमार जो है वो चैलेंजेस फेस करने पड़े, और बैक वक्त हर दौर में 2-3 4 काम जो है वो पैरेलल साथ चलाए हैं। और एजुकेशन के साथ साथ जितनी एफ़र्ट मैंने काम में की है, अल्लाह ताला ने उसका सिला दिया है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतर तरीके से बिज़नेस को लेके चल रहे हैं। जैसा कि आप पायनियर हैं, आप खुद मशीन्स लेके आए, आप क्या कोई भी कंपेटिटर नहीं था 1998 में जैसा आपने बताया, तो आपके जहन में आइडिया कहाँ से आया कि आपने मतलब ये स्टार्ट करना है? कहाँ से आपको मोटिवेशन मिली? ये जद्दा से टेक्नोलॉजी आई थी। बेसिकली मिडल ईस्ट में इसने स्टार्ट लिया। ये साइनेज, आउटडोर साइनेज का मिडल ईस्ट से स्टार्ट हुआ, और ये जो मेरे ओनर्स थे वो बेसिकली वहीं पे ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे थे। तो जब मैंने ये जॉब शुरू की तो उस वक़्त बेसिक आइडिया तो उन्हीं का ही था। हमें उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, और उस प्लेटफॉर्म पे बेहतर काम करने का हमें मौका मिला, और उस प्लेटफॉर्म को हमने काफ़ी कोशिश की कि उसको हम दूर तक लेके जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े रिनाउंस नाम से वो आज बिज़नेस कर रहे हैं। सर, आपकी इंडस्ट्री की जहाँ तक बात की जाए तो आपकी कंपनी वाहिद है, और आप वो वाहिद बिजनेसमैन हैं जिसने इतने शॉर्ट स्पेन में इतना बूम अप किया अपने बिज़नेस को। माशाल्लाह से आपने इतनी कामयाबियाँ समेटी हैं। तो आपको कहाँ से मोटिवेशन मिली और क्या सक्सेस का आपका राज है? आप हमारे वैल्यू न्यूज़ के नाजरीन से शेयर करें कि आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है। इंसान की सक्सेस में बेशुमार चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो उसके माँ बाप की दुआएं हैं।
बेशक। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें वैल्यू ऐड करती हैं, जिसमें आपकी एजुकेशन है, जिसमें आपका जो आपकी डीलिंग है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, वो बहुत कंट्रीब्यूट करती है। बहुत सारी सक्सेस के साथ जो आज जिस स्टेज पे हम हैं, इसमें हमारी सक्सेस में हमारी टीम का बहुत बड़ा भी किरदार है। अगर आपके पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। तो आज जो कुछ भी हैं वो माँ बाप की दुआओं से, एक अच्छी टीम से, अच्छे पार्टनर्स मुझे बहुत अच्छे मिले, तो उनकी वजह से आज अल्लाह ताला ने इस मुकाम तक हमें पहुँचाया है कि मोर देन 200 पीपल जो हमारे पास सर्व कर रहे हैं, और 24 आवर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने काम को ऑन करते हैं। इवन कि संडे को भी हम ऑन होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा किरदार अल्लाह ताला के बाद माँ बाप की दुआएं हैं। उनकी दुआओं के साथ साथ फिर अल्लाह मेहनत को भी रंग लाता है, और इस तरह से जो मेरी टीम है उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, बहुत सफ़र किया। तो सर आप मुझे बताएं, जैसे आपने 6 साल जॉब की है, तो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहां पर आपको आके लगा कि अब जॉब नहीं करनी, अब मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? तो कौन 6 सा साल टर्निंग नहीं, मैंने पॉइंट 12 साल जॉब की है। अच्छा, 12 6 साल साल की है। मैंने जो जॉब की है वो मैंने अल्लाह ताला ने मुझे उसका सिला बहुत बाद में दिया, और बहुत मेहनत की वहाँ पे। और नेक्स्ट फिर मैंने 6 ईयर जो मैं अब काम कर रहा हूँ, इसको भी मैंने प्रॉपर सीखा, इसको मैंने काम किया। तो इसको प्रॉपरली मैंने सीख के फिर मैंने ये काम शुरू किया 2011 में। तो 2011 से लेके अप टिल नाउ मेरे ख़्याल में हमारी इंडस्ट्री में सबसे शॉर्ट टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी कामयाबी दी है। तो जो इसकी बैक पे एक चीज़ थी कि हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। तो अल्लाह ताला ने इतने सारे लोगों का रिज़्क जोड़ना था, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें मोटिवेशन दी। और जब हमने काम शुरू किया, बस वो दिन और आज का दिन हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने मार्केट में बहुत अच्छी सर्विसेज दी। उस सर्विसेज की बिना पे अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी सक्सेस दी। और जब आप अच्छी सर्विसेज किसी को कर रहे हैं तो आपको अल्लाह ताला की तो पे बैक करता ही करता है, लेकिन ऑटोमेटिकली क्लाइंट सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती है। सबसे बड़ा माइलस्टोन आपने अभी तक क्या अचीव की है? सबसे बड़ा माइलस्टोन ये है कि अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी कंपनी जो है वो आज कलविंग इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पूरे वर्ल्ड में रिनाउंस्ड है। और हम बहुत सारे इंटरनेशनल कस्टमर हैं जिनको सर्व कर रहे हैं। अमेरिका के बहुत सारे कस्टमर हैं, यूरोप के बहुत सारे कस्टमर हैं, यूके के बहुत सारे कस्टमर हैं जिनके लिए हम काम करते हैं। तो मेरी इस वक्त जो एक्सपोर्ट की है रेशो, वो मेरी लोकल रेशो से आलमोस्ट डबल है। तो हम 70% एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 30% लोकल काम कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान को थोड़ा ज़्यादा मौका मिला एक्सपोर्ट का, तो उस वजह से हमारे बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर बूम आई है। तो उसकी वजह से अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने यूएसए में प्रॉपर एक ऑफ़िस बनाया है, वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ रखा है, प्रॉपर वहाँ पे सेटअप बना के लोग काम कर रहे हैं। और उस टाइम के अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पे भी जो लोग बिठाए हैं जो उसके अकॉर्डिंग उनको लाइजन करते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। सर आप मुझे एक चीज़ बताएं कि आपकी इस इंडस्ट्री में आने से इसमें क्या जिद्दत आई है, क्या इनोवेशंस आई हैं, और दूसरी बात कि आपने इस इंडस्ट्री में आके कौन से न्यू ट्रेंड सेट किए हैं? ट्रेंड्स तो एडवर्टाइजिंग के अंदर ख़ुद ब खुद जो है वो बनते जाते हैं। जब हमने ये बिज़नेस शुरू किया था तो तब आउटडोर का पाकिस्तान में कोई ट्रेंड नहीं था। जी बिल्कुल। तो हमने मेहनत की, इंट्रोड्यूस किया, तो इस कदर वो इंट्रोड्यूस हुआ कि लोग बजटिंग करते थे। तो उस वक़्त बजटिंग के अंदर हमारा जो सबसे उस वक़्त बड़ा होता था वो न्यूज़पेपर का मीडिया होता था, क्योंकि चैनल इतने नहीं होते थे। तो बहुत सारा बजटिंग जो है वो न्यूज़पेपर को जाती थी, आउटडोर एक्टिविटी को बहुत कम मिलता था। तो उस वक़्त फिर चैनल्स को आने शुरू हुए, तो चैनल्स को बहुत सारा बजट मिलना शुरू किया। तो फिर साथ साथ वो टाइम एक ऐसा टाइम था कि बाकायदा तौर पे आउटडोर की भी बजटिंग होती थी। तो कोई भी बड़ी सी बड़ी कंपनी, सेलुलर कंपनीज मार्केट में आई, ये बहुत बड़ी, तो उन्होंने अपने बड़े हैवी बजट्स के साथ जब मार्केट में अपना शुरू किया अपनी प्रोडक्ट्स को, तो उसके अंदर बाकायदा तौर पे हमारे आने के बाद इस आउटडोर की बजटिंग होनी शुरू हो गई। तो बजटिंग इस सेंस में कि वो प्रॉपर साइनेज का अलग से बजट जो है वो देते थे, जिसमें
मेगा बिलबोर्ड्स का अलग था, शॉप साइनेज का अलग था। अदर एक्टिविटीज़ में ATL और BTL दोनों को वो प्रॉपर पार्ट मिलना शुरू हो गया, और ऐसा एक स्टेज आई कि उसको इतना मिला कि अब उसके बगैर कोई काम होता ही नहीं है। तो इसके बाद जब मैं ऑफसेट में आया तो ऑफसेट के अंदर हमने बिल्कुल ही पाकिस्तान की मैं पहली मशीन लेके आया जो डिजिटल प्रिंटिंग की, पाकिस्तान की पहली मशीन थी जिसके अंदर कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, कुछ लेटेस्ट टूल्स थे। तो अभी भी पाकिस्तान में मेरे कोई एक आध कंपेटिटर है, इसके अलावा कोई कंपेटिटर नहीं है। और वो डिजिटल प्रिंटिंग के अंदर भी ये एक नई इनोवेशन थी, और ये आज से 4-5 ईयर बैक हम लेके आए। तो ऑफसेट प्रिंटिंग के साथ हम डिजिटल टेक्नोलॉजी लेके आए, क्योंकि कोई भी कस्टमर टंकी बेसिस पे कोई जॉब कराना चाहता है तो उनको विदिन मिनट्स हम उसको जॉब करके दे पाएँ, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है लोगों के पास। एग्जैक्टली, टाइम इज़ मनी। तो यानी आपको ट्रेंड सेटर कहना इस इंडस्ट्री में बिल्कुल गलत नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने जैसे जैसे मार्केट में टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई तो हमने कोशिश की अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अपग्रेड करने की। जी, तो आप मुझे एक बात बताएं कि डिजिटल मीडिया का आपकी कामयाबी, आपके सक्सेस रेट में कितना हाथ है? और दूसरी बात ये कि एज यू नो द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि डिजिटल मीडिया ये कितना ज़रूरी है? जी, अभी ये जस्ट मैंने 1 ईयर बैक एक काम ये शुरू किया है जो आप अभी डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, कि आने वाला टाइम तो डिजिटल का ही है। और जिस तरीके से तेज़ी से सब कुछ चेंज हो रहा है, तो उसी लिहाज से हमने भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है। तो हमने एक पूरा सेटअप जो है वो सॉफ्टवेयर ई-कॉमर्स का सॉफ्टवेयर हाउस का बनाया है, जिसके अंदर आप प्रॉपरली iOS या एंड्रॉयड की ऐप्स से शुरू होता है, डिज़ाइन से शुरू होता है, फिर ऐप्स हैं, फिर उसके बाद वेब डेवलपमेंट्स हैं। वेब डेवलपमेंट्स के साथ ERP सिस्टम है जो हम प्रॉपरली मेरे पास स्टाफ है जो हम बना के दे रहे हैं, और पूरी की पूरी जो मार्केट है वो हम US की मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। और ERP के साथ साथ ऑलरेडी हमने कुछ काम करके दिए हैं US में भी और UK में भी, जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी सेटिस्फैक्ट्री है, बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्ड आया है। तो इसके साथ साथ मैंने कुछ पैकेजिंग की वेबसाइट्स बनाई हैं, जिसमें मैंने पूरा उसका स्टाफ जो है, जिसमें SEOs के स्टाफ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लोग हैं, फिर कम्युनिकेशन के लोग हैं जो प्रॉपरली US एक्सेंट के अकॉर्डिंग आपको बात कर सकते हैं, फिर 3D के लोग हैं, फिर इसी तरह डिज़ाइन के लोग हैं। तो वो एक अलग से जो है ये रात के टाइम के अकॉर्डिंग मैंने कोई US के टाइम के अकॉर्डिंग रात 9 o'clock से लेकर सुबह 5 o'clock तक एक अलग से शुरू किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है, और बड़े होपफुल हैं हम कि इंशाल्लाह ये आने वाले दौर में हमारे पहले वाले बिज़नेस को बहुत सपोर्ट करेगा। प्री प्रेस एक नई चीज़ है, बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में जो आपने इंट्रोड्यूस कराया? प्री प्रेस जो है ये बेसिकली वो काम जो आप कोई भी डिज़ाइन से पहले वाला काम है उसको प्री प्रेस बोलते हैं। और उसके अंदर मेरे पास जो डिज़ाइन के लोग हैं, मेरे क्रिएटिव हेड हैं, वो स्टेट ऑफ द आर्ट, उनको कोई अराउंड 30 ईयर बैक का एक्सपीरियंस है। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है डिज़ाइन की वो प्री प्रेस ही है, क्योंकि प्री प्रेस के अंदर कलर मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसके अंदर किसी भी किस्म की आपको इंटरनेशनली कोई भी कलर है, जैसे कोई ब्रांड है टॉमी हिलफिगर, तो उनको वही ब्लू चाहिए, तो अपने पैंटोन्स अपनी चीज़ें वो सेट करते हैं, तो उसी के हिसाब से जो प्री प्रेस है वो उसके अकॉर्डिंग मैच करता है। तो हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है प्री प्रेस है, प्री प्रेस के बाद प्लेट मेकिंग है, प्लेट मेकिंग के बाद हमारी पास जो टेक्नोलॉजी है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लाइजोन हैं, तो जो भी हमें आर्टवर्क मिलता है वो प्री प्रेस में ही सेट होता है, और हमें प्री प्रेस में ही ये पता चल जाता है कि इसका प्रिंटिंग के बाद ये रिज़ल्ट आएगा। तो प्री प्रेस में हमारा जो स्टाफ है वो वेल इक्विप्ड है। अच्छा, तो आप एक बात बताएं कि अगर आप इस फील्ड में ना आते, इस इंडस्ट्री में नहीं आते, तो आपने कौन सी इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं या क्या करते हैं? ये तो सब कुछ इधर से ही सीखा है, जो मेरी डिग्रीज़ हैं वो तो इससे रेलेवेंट नहीं है। मैंने मास्टर इंग्लिश में किया तो इसका कोई कंट्रीब्यूट नहीं है मेरे बिज़नेस में, और LLB का भी नहीं है। मैंने MBA किया, खैर MBA का थोड़ा बहुत है, लेकिन तालीम जो है इसका किसी न किसी ज़ाविये में आपको ज़रूर इसका बेनिफिट होता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने एजुकेशन जो है वो ली है और एजुकेशन आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग नहीं है।
कहीं ना कहीं वो आपको फ़ायदा दे ही जाती है। तो ये इतना ज़रूरी है कि आपको किसी भी बिज़नेस में उसको आप लर्न भी तभी कर सकते हैं जब आपके पास इतनी एजुकेशन हो। बिल्कुल। तो ये अगर बिज़नेस यानी मेरे लिए तो ये सारे के सारे नए बिज़नेसेस हैं, मैंने यहीं से आके सीखा, मैंने इस बिज़नेस को सीखा, फिर परफॉर्म किया और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी। तो सर, जिस तरह कोविड की सिचुएशन है, अब तो 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो कोविड के दिनों में आपके बिज़नेस को बूम अप मिला या कोई नुकसान हुआ है? बिज़नेस को तो बूम अप मिला है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त वो है अनसर्टेनिटी जो प्राइसेस के अंदर आ रही हैं। बिल्कुल। हमारी इंडस्ट्री जिसमें पैकेजिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो पैकेजिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ी जो कॉस्ट होती है वो मटेरियल की कॉस्ट होती है। तो जो मटेरियल कॉस्ट है उसको हम गेज ही नहीं कर सकते कि आए दिन वो उसकी प्राइसेस में इंक्रीज़ आ जाती है, तो कस्टमर बहुत डिस्टर्ब होता है। तो कस्टमर्स के साथ तो 6 मंथ 1 ईयर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हर एवरी मंथ जो है वो प्राइस इंक्रीज़ होती हैं। तो हमें इतनी परेशानी होती है, हम जब अपने कस्टमर्स को कहते हैं और कि प्राइस इसकी चेंज हो गई है या इसकी आप प्लीज़ हमारी प्राइस इंक्रीज़ करें या अपने तौर पे आप पता कर लें, तो वन टाइम तो होता है, एवरी मंथ हम जब उनसे बात करते हैं तो वो बड़ा चीप लगता है। तो हमें मार्केट में इसके लिए बहुत परेशानी है इस वक्त कि गवर्नमेंट को चाहिए, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये टॉप 5-10 इंडस्ट्रीज़ में से है पैकेजिंग इंडस्ट्री और एडवर्टाइजिंग की और प्रिंटिंग की, क्योंकि कोई भी बिज़नेस इसके बगैर नहीं हो सकता। इनकम्प्लीट है। और अगर इस इंडस्ट्री में आप इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये इंडस्ट्री ज़्यादा देर तक फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट के लिए मेरा मैसेज है कि हमारे जो मटेरियल की चीज़ें हैं उसको फ़िक्स कर दें, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है। चाइना में होता है तो वो पूरे 2 साल का बिज़नेस प्लान देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ें आगे इंडस्ट्रियलिस्ट लेके चलता है, आगे कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि वो पीस ऑफ माइंड होता है उसको। अब हमें पता ही नहीं है कि हम रात सोते हैं, सुबह डॉलर की प्राइस चेंज होती है, इसी तरह बेशुमार और चीज़ें हैं जो चेंज हो जाती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो इस वक्त जो मेरे एक्सपोर्ट के कस्टमर हैं वो बहुत परेशान हैं, यानी विद इन 1 ईयर कोई $4,000 से लेके ये कल की प्राइस थी $9,200 जो एक कंटेनर की कॉस्ट है। तो जब आपको कैरेज ही इतनी महंगी पड़नी है, लॉजिस्टिक जो है वो आपको सूट नहीं करनी, तो डेफ़िनेटली वो आप अपने प्रॉफिट में से वो शेयर दे रहे होते हैं। तो इसी तरह जो यूएस है, अभी यूएस की जो मार्केट है या कनाडा की मार्केट है या यूके की मार्केट है, उन्होंने क्या किया है कि जो इंटरनेशनल जितनी बड़ी लॉजिस्टिक्स की कंपनीज़ हैं वो इंटरनेशनली उन्हीं की हैं, फेडेक्स है, DHL है। तो ये इतनी अनसडन इनकी प्राइसेस बढ़ती हैं कि वो जस्टिफाई नहीं कर सकते। यानी विद इन 1.5 ईयर इसकी 400 kg प्राइस थी जो हम कोई भी चीज़ बाहर बेचते थे, तो आज वो 1600 क्रॉस कर गई है। तो 400 टाइम कोई चीज़ इंक्रीज़ जब होती है तो आपका बिज़नेस जो है वो कितना अफेक्ट करता है। Exactly. तो वो भी उन्होंने अपने मार्क्स लगाए हुए हैं कि इस इंडस्ट्री की जो है वो उनको जो नीड होती है उस इंडस्ट्री के लिए वो अपनी कॉस्ट नहीं बढ़ाते, जिस इंडस्ट्री की उनको नीड नहीं होती उस इंडस्ट्री के लिए वो अपनी प्राइसेस इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि डिस्करेज करते हैं कि बाहर के लोग कम से कम जो है वो काम कर सकें। तो इस सारे सिचुएशन में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो टेकअप करे चीज़ों को, कि लॉजिस्टिक अगर अच्छी होगी, अगर प्रॉपरली पहुंचाने का गुड्स का पहुंचाने का सिस्टम ठीक होगा, तो एक कस्टमर के लिए बहुत बड़ा पीस ऑफ माइंड होता है और डेफिनेटली हमारे लिए भी बहुत बड़ा पीस ऑफ माइंड होता है। तो आपको क्या लगता है, आपके बिज़नेस की अगर बात की जाए इससे रिलेटेड या आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड बात की जाए, तो पिछली हुकूमत आपके बिज़नेस के लिए ज़्यादा बेहतर थी या अब आपके लिए बिज़नेस करना ज़्यादा आसान है? हुकूमतें एक जैसी ही होती हैं, बस जो चीज़ों को टेकअप, कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको इन्होंने बहुत अच्छा टेकअप किया है जिसकी वजह से बिज़नेस बहुत ग्रो हुआ है, और ये चीज़ें शायद इनके भी बस में नहीं है क्योंकि अब हर कंट्री का अपने मुफादात हैं। एक कंट्री जिसकी नीड जितनी होगी वो उसके अकॉर्डिंग लेके चलेगा। तो थोड़ा अभी उन्होंने चाइना को डिस्करेज किया हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया को ऑर्डर मिले हुए हैं, और ये अगर डिस्करेज ना करते तो शायद ये पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान को तो थोड़ा सा भी बूस्ट मिल जाए तो इसकी इकॉनमी बहुत छोटी है, तो ये विद इन 1 ईयर कहीं का कहीं पे चला जाता है।
तो अभी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो इन्होंने अच्छी की हैं, लेकिन जो जो बेसिक चीज़ें हैं अगर इसके ऊपर कंट्रोल कर ले तो इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत ज़्यादा बूम करेगा, और अगर इंडस्ट्रियलिस्ट करेगा तो डेफिनेटली आप का पाकिस्तान ऑटोमेटिकली उठ जाएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट वर्क फ्रॉम होम? वर्क फ्रॉम होम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आजकल चल भी रहा है कि बेसिक जो सबसे फैसिलिटी है ना वो है आपके इंटरनेट की। आप देखें जिस इंडस्ट्री हम पूरे पाकिस्तान का पंजाब और उसका शहर लाहौर ये दिल है, और इसमें इंडस्ट्रियल स्टेट में हम कर रहे हैं, तो हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट में 80% एरिया ऐसा है जहाँ पे PTCL की फैसिलिटी नहीं है। आप देखें इंटरनेट जब कहीं पे नहीं होगा, और ये बेसिक डिजिटल मार्केटिंग है वो सारी आपको पता है, कोई भी आदमी कहीं पे भी बैठा है उसको इंटरनेट दे दें, वो उससे जो मर्ज़ी काम ले ले। तो इस वक्त मार्केट में इतनी शॉर्टेज है इन लोगों की जो स्किल्ड लोग हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर हाउस को जो रिक्वायर्ड होते हैं, SEOs का स्टाफ है, जो ये वेब डेवलपमेंट्स के लोग हैं, ई कॉमर्स के लोग हैं, तो इसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। ये अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा भी इसको सपोर्ट करे, यानी ये बेसिक सी चीज़ें हैं, या इसको प्रॉपर एकेडमी बना दे, या प्रॉपरली आप बच्चों को ट्रेन करने के लिए कोई अदारा बना दें। इस तरह भी कम्युनिकेशन के लिए मेरे एक दोस्त हैं, वो फॉरेन अफेयर के साथ अटैच हैं, और उन्होंने US के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक अदारा बनाया हुआ है, जिसमें बाकायदा तौर पे वो स्टूडेंट को उल्टा पैसे देते हैं, 4000 5000 जस्ट इंसेंटिव, कि आप आएँ और आप कम्युनिकेशन सीखें। तो आप जब हम उनके साथ फ़ाइट करेंगे, उनके साथ बात नहीं कर पाएंगे उनके अकॉर्डिंग, उनके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो आप कैसे चल सकते? तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट अगर इसको टेकअप करे तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत बेहतरी आ सकती है। आप मुझे बताएं कि आप किस तरह के तालिब इल्म थे, आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? तालीमी सफ़र तो मैं मेहनती था, लेकिन एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन हार्ड वर्किंग ख़त्म है। हार्ड वर्किंग से आपको मैं अभी शुरू में भी बताया है कि मैंने ड्यूरिंग स्टडी जो है वो ख़ुद अपनी अर्निंग करता था, और जब मैं जॉब करता था तो मैंने 3-3 साथ ख़ुद साथ स्टडी भी करता था, 3-3 मैंने डिग्रीज़ ली हैं साथ। और जब मैंने कोई भी जॉब की है तो उसके साथ मैंने पैरेलल अपना बिज़नेस जो है वो रन किया हुआ था। तो अभी भी इस वक्त भी मैं को मोर देन 3 से 4 काम जो है वो देख रहे हैं। तो ये पूरी जो मेरी 22-23 साल की जर्नी है, ये शायद ही इस तरह हुआ हो कि मैंने कोई एक काम कर रहा हूँ एक टाइम में। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, जो सैटरडे संडे मैं उसको पूरा टाइम देता हूँ। तो फार्म हाउस पे तो मेरी फार्मिंग की तरफ तवज्जो होती है। सैटरडे संडे हमारा सैटरडे संडे इंटरनेशनली ऑफ होता है, तो इसके अलावा जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का जो रात का टाइम है, फिर ऑफसेट प्रिंटिंग का काम है, फिर इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। तो सर आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस बिज़नेस के लिए तालीम के साथ साथ स्किल्स का होना कितना ज़रूरी है? ये स्किल की कोई कॉस्ट नहीं होती, स्किल प्राइसलेस होती है। अगर आप किसी स्किल्ड आदमी को ये कहें कि आपकी ये सैलरी होगी, तो ये उसके साथ भी नाइंसाफ़ी है। अगर एक स्किल्ड आदमी अगर आपको प्रॉपरली सर्व कर रहा है और आपको आपके बिज़नेस को बेहतर बूस्ट कर रहा है, तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है। इस वक्त जो अच्छा स्किल्ड और अच्छा ह्यूमन रिसोर्स, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में है। तो आईटी की फ़ील्ड में स्पेशली आपको पता ही नहीं चलता कि वो आपके पास बैठे आपके लिए काम कर रहे हैं या किसी और के लिए कर रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला उनके लिए भी अच्छा करे कि वो जो जिसके लिए काम कर रहे होते हैं उनको उसके अकॉर्डिंग ही सर्व करना चाहिए। और हमारी जो फील्ड है ये टोटल टेक्निकल फील्ड है। इसके अंदर प्रॉपर 4 साल का डिप्लोमा है पहले प्रिंटिंग का, तो उसके बाद डिप्लोमा के बाद फिर वो 3-4 साल 5 साल वो लगाते हैं कि वो मशीन के अकॉर्डिंग, कलर मैचिंग के अकॉर्डिंग कलर मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। इसी तरह जो डिज़ाइन की फ़ील्ड है उसमें भी स्किल्ड लोग होते हैं, वो NCA से क्वालिफाइड होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं, तो वो प्रॉपर डिज़ाइन को आगे लेके चलते हैं, वो भी स्किल्ड है। फिर जो हमारी ये डिजिटल मीडिया की फ़ील्ड है पूरी, इसमें सब लोग जो हैं वो IT से रेलेवेंट हैं, जो ई-कॉमर्स को समझते हैं, जो कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, जो SEOs को अंडरस्टैंड करते हैं,
तो ये जितने भी लोग हैं ये सब स्किल्ड ही हैं, और स्किल ही एक वाहद चीज़ है जो जिसके पास है, अगर वो उसमें मास्टर है तो इट मीन्स कि वो आप उसकी अटैचमेंट आपकी कंपनी को बहुत बूस्ट दे सकती है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क? आप किस पे बिलीव करते हैं और लक फैक्टर पे के बारे में आपका क्या कहना है? यस, हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग में सबसे जो बेसिक फ़र्क है वो कि आप एक टाइम में ये जो डिजिटल सारा का सारा काम है ये स्मार्ट वर्किंग है, बेशक। और ये हम कन्वर्ट ही स्मार्ट की तरफ इसीलिए हो रहे हैं कि इसके अंदर अप फ्रंट जो है पेमेंट्स होती हैं, और इसमें आपको पाकिस्तान में आपको पता है सबसे बड़ा मसला एक काम करना नहीं है, काम करने के बाद उसका रिकवरी का इश्यूज़ होते हैं। पेमेंट तो ये वो उसमें आप पूरी एफ़र्ट्स अपनी ज़ाया कर देते हैं, तो आपकी जो स्किल होती हैं जो आप कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप वो सारा का सारा, आप जब एनर्जी वेस्ट होती है आपकी तो आप पैनिक होते हैं, फिर आप काम की तरफ प्रॉपर तवज्जो नहीं दे सकते। तो इसको कन्वर्ट करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इस तरह का कोई इशू नहीं है, वो आप फ्रंट पैसे लेते हैं और आप फ्रंट पैसे लेके आप प्रोजेक्ट उनको करके कंप्लीट देते हैं। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में आपकी इंडस्ट्री का क्या स्कोप है? पैकेजिंग का पूरी दुनिया में बहुत स्कोप है। पैकेजिंग इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से फ्लोरिश हो रही है पूरे वर्ल्ड में कि आए दिन नई से नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, आए दिन हर प्रोडक्ट्स को पैकेजिंग चाहिए। दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट है वो पैकेजिंग के बगैर अधूरी है, और इसकी इम्पोर्टेंस इतनी इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप प्रोडक्ट से पहले जो है आप पैकेजिंग देखते हैं उसकी। तो अगर उसके अंदर कोई खूबसूरती नहीं है, उसका डिज़ाइन के अंदर एस्थेटिक्स नहीं है, उसके लेआउट के अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, तो आपको प्रोडक्ट जितनी भी अच्छी हो तो आपको वो एग्जैक्टली जब तक आंखों को अच्छी नहीं लगती है तब तक आप नहीं उसकी तरफ आते हैं। तो इसलिए पैकेजिंग इंडस्ट्री का तो फ्यूचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आपने यूएस में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, कनाडा की तरफ आपका ध्यान है, यूके में भी है, तो यूरोप की मार्केट की तरफ आपका कब जाएंगे, आप उसको कब कवर करेंगे, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यूरोप की मार्केट में ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, हमारे बड़े अच्छे कस्टमर हैं। एक जर्मन स्टोर है शीबो, उसका मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ, उसकी नॉमिनेशन मेरे पास है, और उसकी होम टेक्सटाइल पैकेजिंग का बहुत सारा जो हिस्सा है वो मैं प्रिंट कर रहा हूँ ऑलरेडी। लेकिन जो इसकी हमारी डिजिटल मीडिया की मार्केट है वो बेसिकली सबसे बड़ी मार्केट ही यूएस है, और यूएस के बाद फिर कनाडा और यूके आती है, फिर ऑस्ट्रेलिया आती है। यूरोप को थोड़ा आखिर पे लिया जाता है। तो ये मार्केट तो है डेफिनेटली, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स हैं, वहाँ पे आपको कुछ और बैरियर्स भी हैं जिसकी वजह से आपको इश्यूज़ आ सकते हैं। लेकिन जो ये वाली मार्केट है ये निस्बतन आसान है, और इसमें यहाँ पे इजीली ग्रो कर सकते हैं। सपोर्ट ज़्यादा मिल रही है मार्केट में, इसको काफ़ी लोग काम कर रहे हैं मेरे कंपेटिटर, तो उनको सबको जो है वो हौसला अफजा रिजल्ट्स मिल रहे हैं यहाँ से। अभी आपके अंडर 200+ लोग काम कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक आप कब एक्सपैंड करेंगे और कितनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे? इसके बारे में आप कैसे, आपके पाइपलाइन में क्या चीज़ें हैं? ये जो अभी ये डिजिटल वर्ल्ड ये मैंने जो अभी पूरा शुरू किया है, तो इसके लिए मोर देन को 35 के करीब लोग मैंने अभी विदिन 1 ईयर जो है ये हमने ऐड किए हैं। तो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही नए सिरे से डेवलप की है, नए सिरे से हमने बनाई है, और पूरा स्टाफ नए सिरे से चीज़ें लेके चली हैं। तो जो वो वाला जो मेरी कलरविंग्स का स्टाफ है जो ऑलरेडी काम कर रहा है, उसके अंदर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत तो होती है। तो उसमें हम मुस्तकबिल बईद में प्लान कर रहे हैं कि हम कराची जाएं और कराची में सेम सेटअप लेके जाएं, क्योंकि मेरे बहुत सारे कस्टमर जो है वो कराची में भी हैं, और उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वेरी सून हम कोशिश करेंगे कि सेम इसी तरह का जो है वो सेटअप कराची में लेके जाएँ। तो डेफ़िनेटली जब हम वहाँ पे जाएंगे तो इतना स्टाफ जो है हमें रिक्वायर्ड होगा। आपने काफ़ी फील्ड, आपकी 6 to 7 मेन फील्ड्स में आप इस टाइम काम कर रहे हैं, तो अब आपका क्या इरादा है कि आप किसी और इंडस्ट्री में अपने पाँव जमाएंगे? आप किस तरफ जाएंगे? जिस तरह आपने अभी फार्मिंग सैटरडे संडे को कर रहे हैं, तो आपका क्या नया प्लान है कि कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करेंगे आप टाइम स्पैन के साथ? हमारे इस बिज़नेस से रेलेवेंट काफ़ी बिज़नेस हैं जो ऑलरेडी हम जिनके साथ अटैच हैं।
ये ओवरऑल डे वन से लेके आज तक मोर और लेस एक तरह की ही इंडस्ट्री है। एडवर्टाइजिंग एंड प्रिंटिंग एक तरह की ही इंडस्ट्री है और कस्टमर एक तरह के आपको मिल जाते हैं और जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर में एक ही तरह के क्लाइंट हैं। अगर वो आपके लिए एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं तो आपके साथ साथ वो उनको प्रिंटिंग स्टफ़ बहुत सारा चाहिए होता है, उनको पैकेजिंग स्टफ़ बहुत सारा चाहिए होता है। तो मोर और लेस कस्टमर तो एक जैसे ही हैं, लेकिन ये है कि इसके अंदर काफ़ी जैसे इसी के अंदर रह के हमने अपनी ये डिजिटल मार्केटिंग शुरू की है और इसी के अंदर रह के हमने जो सेटअप लगाया है यूएस में वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो मैंने एक मिनट मैन के नाम से एक यूएस का बहुत बड़ा ये अदारा है जो जिसकी मोर देन 900 शॉप्स हैं, 900 सेटअप्स हैं बाकायदा, और उसमें से एक कैलिफोर्निया के लिए जो हमारे पास राइट्स है और उसकी साथ हम जब अटैच हुए हैं तो उनकी वो एक बिल्कुल नई दुनिया खुल गई है और वो एक न्यू वर्ल्ड है। तो वो भी पूरी डिजिटल प्रिंटिंग के साथ साथ उनकी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अगर उसके ऊपर हम काम कर लें तो वो एक बिल्कुल नया हॉरिज़न है आपके लिए। तो आपका क्या सियासत में आने का कोई इरादा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। सियासत काफ़ी मुश्किल काम है, इसमें स्पेशली आपको बहुत टाइम देना पड़ता है और जब आप इतनी सारी चीज़ें साथ लेके चल रहे हैं तो फिर आपके लिए टाइम बहुत मुश्किल होता है और जब आप किसी के साथ अटैच होते हैं तो फिर ज़ाहिर है उनकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई हो जाती हैं। वो एक्सपेक्टेशन पे आप पूरा नहीं उतरते तो फिर एक आध दफ़ा तो आपको कामयाबी मिल जाती है। तो अगर आप उसको कैरी ऑन करना चाहते हैं तो फिर आपको पूरा का पूरा चीज़ों को टेक ओवर करना चाहिए। तो अभी ऐसा फ़िल वक्त तो कोई ऐसा इरादा नहीं है क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं। अगर वो प्रॉपरली चीज़ों को टेक ओवर कर जाएंगे तो फिर मुस्तकबिल बैद में कुछ नहीं कहा जा सकता। आप सोच सकते हैं। जो लोग इस फील्ड में आना चाहेंगे आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली यूथ को? अभी यंगस्टर जो बच्चे आ रहे हैं उनका एक तो बहुत बड़ा इशू सबसे बड़ा ये है कि वो बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते हैं। मेरा उनको ये पैगाम है कि कोई भी चीज़ जो है वो एक रात में नहीं मिलती। आपको उसके लिए उसको लर्निंग करनी चाहिए, उसको सीखना चाहिए सबसे पहले। और जब आप सीखने के उस स्टेज तक पहुंच जाएं कि आप मार्केट को अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकें तो तब तक आप उसको ज़रूर आगे सीखें। तो और जिन्होंने आपको सिखाया है आप एटलीस्ट इतना उनको ज़रूर कंट्रीब्यूट करके आएँ कि वो भी आपके साथ जो है वो हैप्पी रहे। तो मेरी ये है कि आजकल जो टर्नओवर है यंगस्टर का वो बहुत तेज़ी से, यानी वो आए दिन जॉब्स चेंज करने के चक्कर में होते हैं, बड़ी थोड़ी सी अमाउंट के ऊपर वो स्विच ओवर कर देते हैं। तो वक्ती तौर पे उनको अंदाज़ा नहीं हो रहा होता, लेकिन थोड़े टाइम के बाद 2-4 साल बाद उनको अंदाज़ा होता है कि अगर हम एक ही जगह पे रह के स्टे करके और वहाँ पे अच्छे तरीके से काम करते तो शायद बहुत बेहतर लर्निंग कर लेते। मैं बिलुमूम और वैल्यू न्यूज़ बिलखुसूस आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त इनायत फरमाया। थैंक यू।